सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है इस ई पाठशाला के वीडियो लेक्चर सीरीज में। क्लास 9 का चैप्टर कर रहे थे हम लोग, पीपल एज रिसोर्स। वीडियो लेक्चर सीरीज का सेकंड पार्ट है ये। आई होप आपने पहला पार्ट समझा होगा। बहुत बेसिक बातें उसमें बताने की हमने कोशिश करी थी। वीडियो लेक्चर सीरीज आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप ऐप जरूर डाउनलोड करिए, उस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एज यूजुअल। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि वहाँ पे आपको सारी जो भी चैप्टर के रिगार्डिंग में नोट्स या जो भी कुछ भी होता है वो हमारे ऐप पे आपको अवेलेबल होता है। अब हमने स्टोरी पढ़ने की पता क्या कोशिश करी थी, हम इस चैप्टर में संसाधन के रूप में लोग पढ़ रहे हैं, तो हमने इसमें दो स्टोरी पढ़ी थी, सकल और विलास के बारे में। आपको पता होगा कि इन दोनों की सेम स्टोरी नहीं थी और हमने ये देखने की कोशिश करी थी कि पीपल एज रिसोर्स में ह्यूमन कैपिटल कितना बड़ा रोल निभाता है। यानी कि किसी भी देश के अंदर अगर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करी जाए, यानी कि गुणवत्ता के रूप में जनसंख्या की बात करी जाए, तो एनसीईआरटी ने बड़ी ही आसानी भाषा में और बहुत अच्छी भाषा में बता रखा है कि भैया देखो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, क्वालिटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, खान पान, ये किसी भी व्यक्ति की लाइफ में क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सकल और विलास की स्टोरी से आपको बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर पता चल गया था कि जिसके ऊपर एजुकेशन पे, जिसके ऊपर हेल्थ केयर पे, जिसके अच्छे खाने पे पैसा खर्च हुआ, उसने आगे जाके बहुत पैसा कमा के या कंट्री को एक लेबल बनाया। और जबकि वहीं दूसरी स्टोरी में विलास जो था, वो बेचारा मच्छी की दुकान पे ही सिर्फ सामान बेचता रहा और एक उस समय ऑर्थराइज पेशेंट भी बन गया और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो एनसीईआरटी क्या बताती है दोस्तों? एनसीईआरटी बताती थी कि क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ केयर ऑफ अ पर्सन इंडिकेट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। नॉर्मल सी भाषा की किसी भी कंट्री के अंदर अगर हमें क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बनाना है तो उसके लिए हमें लिटरेसी रेट यानी कि पढ़ाई लिखाई और हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बेसिक चीज़ मानी जाती है। अब ऐसे में जिसके पास पैसा है भैया, वो तो एक अच्छा खा सकता है, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकता है, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में देख रेख करवा सकता है। लेकिन जो बंदा गरीब है, जो व्यक्ति गरीब है, वो क्या करेगा? वो तो पूरी तरीके से सरकार पे ही तो डिपेंड है। और भैया एक वोट की बड़ी वैल्यू होती है। आपने एक वोट दिया और उसे सरकार चुन के आप लेके आ गए, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप इस सिचुएशन में सरकार से उम्मीद रखोगे कि वो भी आपके इस बेसिक चीज पे फोकस करें। अब सरकार का भी तो फायदा होगा। सरकार का फायदा ये होगा कि अगर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बनेगी तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन से देश के डेवलपमेंट में तो फायदा होगा। इसीलिए सरकार इन दो बेसिक चीजों पे फोकस करती है जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। यानी कि अगर विलास की बात देखें तो विलास को भी इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं करना चाहिए था अगर वहाँ की गवर्नमेंट विलास के लिए काम कर रही थी तो ऐसे में यहाँ पर एजुकेशन यानी कि शिक्षा और हेल्थ की यानी कि स्वास्थ्य की बात करी जाए तो सरकार अपने लेवल पे काम करती है और ऐसे में गरीब से गरीब व्यक्ति को एजुकेशन देने की बात करती है और क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है यानी कि जनसंख्या को अच्छा बनाने का काम करती है। अब सरकार क्या कर रही है? अगर आपने ढोल मूवी के इन कैरेक्टर के बारे में देखा होगा तो अगर इनकी एजुकेशन अच्छी हुई होती और इनको प्राइमरी एजुकेशन मिल जाती तो ये एक लड़की के पीछे पागल नहीं हो रहे होते, है ना? तो ऐसे में एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में भी एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एजुकेशन क्या करता है? एजुकेशन नेशनल इनकम को बढ़ाता है। भैया अगर जिसकी एजुकेशन अच्छी है उसकी जॉब अच्छी है, जॉब अच्छी तो पैसा अच्छा है, पैसा अच्छा है तो भाई ऑफकोर्स ग्रोथ अच्छी होगी। कल्चरल रिचनेस मतलब समाज में जो सांस्कृतिक रिचनेस है ना, संस्कृति को बढ़ावा देना, उसका काम ये करता है। गवर्नेंस यानी कि जो सरकार होती है उसकी क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश करता है। अगर किसी भी सभ्य व्यक्ति जो पढ़ा लिखा समझदार है, आप देखोगे वो समाज में ऐसे ही काम नहीं करेगा। वो बहुत सोच समझकर स्टेप लेगा, बहुत सोच समझकर लोगों से बात करेगा। तो इससे हमारे पूरे ऑल ओवर सोसाइटी में सभी पे फर्क पड़ेगा। अब सरकार ऐसे में एजुकेशन के लिए कर क्या रही है? सरकार क्या करती है? सरकार पूरी तरीके से स्कूल स्टैब्लिश कर रही है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। देखो मैं दिल्ली जैसे प्लेस की तो बात नहीं कर रहा, दिल्ली में भी हैं अच्छे अच्छे सरकारी स्कूल, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आपके जो यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अम्बाला, पंजाब, हरियाणा, ऐसी जगहों पे जो रहते हैं, जो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ सेमी अर्बन प्लेसेस हैं, वहाँ के लिए नवोदय विद्यालय जैसी व्यवस्थाएं दे रखी है जो सरकारी होते हैं, बट काफ़ी अच्छी एजुकेशन यहाँ पे दी जाती है बच्चों को। और इससे क्या होगा? उनका लिटरेसी रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ऐसे में अगर हम देखें तो नवोदय विद्यालय खोले गए और उससे हमने एजुकेशन में बहुत बदलाव देखा। जहां 1991 में 18% लोग पढ़े लिखे होते थे, वहां 2018 के अंदर 85% पढ़े लिखे लोग हो गए।
तो ये डेटा बदला ना भाई, और डेटा जब बदला तो फिर अगर हम पूरी कंट्री का डेटा निकालें तो हमें पता चलता है कि फीमेल की संख्या, ये 2021 के आंकड़े हैं, 2021 के आंकड़े के अकॉर्डिंग अगर हम फीमेल की बात करें तो 65.2% जो लड़कियां हैं वो पढ़ी लिखी हैं, और मेल जो है नियरली 82.1% लड़कियां जो है पढ़ी लिखी, लड़के जो है पढ़े लिखे, सॉरी। अब ये ना हर स्टेट का अलग अलग हो सकता है, पर ये पूरी कंट्री का बता रखा है कि एजुकेशन लेवल पे सरकार 1951 से लेकर 2021 तक आ गई है। रेशियो रेट बढ़ चुका है, पढ़ाई लिखाई की जनसंख्या बढ़ चुकी है, और ऐसे में हर स्टेट का लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर अलग अलग हो सकती है। आपके स्टेट में क्या है मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके स्टेट के अंदर आपको किस तरीके की साक्षरता दर देखने को मिलती है। दिल्ली के अंदर भी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे स्टेट में ठीक ठाक है, बिहार में कहते हैं सबसे कम है, और केरला के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। अब सरकार तो देखो हर जगह की अलग अलग हो सकती है, तो हर कोई अपने एजुकेशन लेवल पे अलग अलग काम करता है, लेकिन ये पूरी कंट्री का डेटा है, ये पूरी कंट्री का डेटा है कि 18 से लेके 51%, मतलब 1951 के अंदर 18% और 2018 तक 85% लोग उस टाइम पीरियड पे कह सकता हूँ कि पढ़े लिखे जनसंख्या बढ़ती चली गई और एजुकेशन रेट बढ़ता चला गया। अब सरकार का डेटा है भाई, अब ये एनसीईआरटी ने दे रखा है, अपनी तरफदारी करने के लिए सरकार ने दे रखा है। आपके पेपर के अंदर ये डेटा आता भी है कि अगर हम बात करें कि 1951 के अंदर फीमेल जो है 8% और जबकि मेल जो थे 27%, जबकि अगर वहीं बात करें 2011 में तो फीमेल हो गई 65%, लड़का हो गया 82%। तो इसमें ना डेटा पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इसमें ज़रूर पढ़ने की कोशिश करिएगा। ये इंडिया का डेटा है, इंडिया के डेटा ने कलेक्ट करके इसको बता रखा है कि इस तरीके से जनसंख्या जो है एजुकेशन लेवल पे बढ़ती गई और आज की डेट में अच्छा एजुकेशन सभी को मिल रहा है जो सरकारी है। प्राइवेट वाले तो ले ही सकते हैं, प्राइवेट वालों पे तो बहुत पैसा है, अंधा पैसा है, तो पैसा फेंकेंगे तमाशा देखेंगे, लेकिन ये सरकारी की बात हो रही है। अब सरकार ने यही नहीं करा, सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान सन 2004 के अंदर राइट टू एजुकेशन एक रूल बनाया, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल नंबर 21 आप जब 11th क्लास में आओगे तो आपको इसके बारे में समझ में आएगा। तो आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत शिक्षा का अधिकार दिया गया और उसके बाद क्या कहते हैं इस चीज को लागू कर दिया गया। देन फाइनली एलिमेंट्री एजुकेशन कही गई कि भैया हर बच्चा जो 1ली से 8वीं क्लास में होगा सरकार उसे पास करेगी, कोई भी बच्चा छुट्टी नहीं करेगा, कोई भी कंपार्टमेंट नहीं आएगी सरकारी स्कूलों के अंदर। तो ऐसे में इसका फायदा तो हुआ, एजुकेशन लेवल तो बढ़ गया, लेकिन भैया 8 से बच्चा जब 9th में जाता है ना तो फिर उसे ई पाठशाला याद आता है। तो ऐसे में भैया थोड़ी सी अगर आप 8वीं तक बच्चों को पास कर रहे हो तो एटलीस्ट पढ़ना लिखना तो सिखाओ। सरकारी स्कूलों में डिग्री देते जा रहे हैं लोगों को लेकिन पढ़ाया नहीं जा रहा, तो ये थोड़ा सा लूप होल हो गया। सर्व शिक्षा अभियान के तहत राइट टू एजुकेशन सभी को कहा गया, 6 से 14 साल का बच्चा पढ़ा लिखा होगा उसको फ्री ऑफ एजुकेशन मिलेगी, इवन पैसा भी मिलेगा। अब जो लोग घर से स्कूल तक नहीं पहुंचे गए सरकार ने उनके लिए मिड डे मील यानी कि दोपहर का भोजन फ्री करा, क्योंकि बहुत सारे मजदूरों के बच्चे भी होते हैं, किसानों के बच्चे होते हैं, तो वो सुबह सवेरे काम करने चले जाते हैं, तो इस कंडीशन में उन बच्चों को खाने को नहीं मिलता तो वो छुट्टी कर लेते हैं। तो ऐसे में जब स्कूल में खाना मिलेगा ना तो वो लोग स्कूल के अंदर आएंगे और स्कूल में इसी बहाने उनकी पढ़ाई भी हो सकती है। तो ऐसे में मिड डे मील स्कीम चालू करी गई। दोस्तों मिड डे मील स्कीम सबसे पहले कहाँ चालू करी गई ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे क्या हुआ, अटेंडेंस बढ़ी और स्टूडेंट की न्यूट्रिशन जो उनका हेल्थ होता है ना उसमें भी फायदा हुआ। देखो घर के अंदर दाल चावल रोटी सब्जी जो भी घर वाले बना सकते हैं वो बना रहे हैं, लेकिन स्कूल के अंदर एक हेल्दी फूड बनाया गया जो बच्चों के न्यूट्रिएंट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको कितना खिलाना चाहिए क्या खिलाना चाहिए वो सरकार तय कर रही थी। और सरकारी स्कूलों में ड्रेस का पैसा, जूते का पैसा, मोजे का पैसा और इवन आपकी ज्योमेट्री बॉक्स का पैसा, किताबों का पैसा, सबका पैसा सरकार दे रही थी। आपको बस आके पढ़ना है, खाना खाना है, अटेंडेंस लगानी है। तो इसकी वजह से सरकार जो है अपने गरीब निम्न वर्ग के लोगों के लिए एक एजुकेशन चीजें जो है वो बना रही है। दूसरी बात अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो दोस्तों इसे बोलते हैं ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन इंडिया। द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जिसे शॉर्ट फॉर्म में GER कहा जाता है या क्रॉस एनरोलमेंट इंडेक्स GEI is a static measure used in the education sector by the United Nation in its education index। अब देखो जो हमारी कंट्री है ना, हमारी कंट्री ने तो अपने आप को अच्छा ही दिखाया, लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पर यूनाइटेड नेशन की बात करी जाए, संयुक्त राष्ट्र की बात करी जाए, तो वो हर कंट्री का डेटा, हर कंट्री का इंडेक्स उठाता है और हर कंट्री का पता लगाता है कि जो ये रेशियो बता रहे क्या वो सही है कि नहीं। तो उनके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री के अंदर
प्राइमरी लेवल पर यानी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को तो एजुकेशन मिल रही है क्योंकि सरकार फ्री दे रही है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि 92% बच्चा जो है स्कूल के अंदर जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो 9th में पहुंचता है तो उसका अटेंडेंस रेशो 9 से लेके आप कह सकते हो 10 तक या 11 12 तक, तो वो बेचारा 12% हो जाता है। इसका मतलब मैं क्या समझू, इसका मतलब तो ये समझू कि हमारा इंडिया जो डेटा निकाल रहा है वो खराब निकाल रहा है, और ऐसे में इसका 52% बचता है। और जब इसका 52% बचता है तो यहाँ कहानी खराब हो जाती है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो हमारा मेन फोकस है क्वालिटी एडॉप्शन और स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन। सरकार को करना ही चाहिए कि अपनी करिकुलम के अंदर चेंज करना चाहिए, और ये चीज़ उन्होंने कहा। इसके ऑप्शन में जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनके लिए डिस्टेंस लर्निंग यानी कि ओपन स्कूल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन डिस्टेंस एजुकेशन, IT इंस्टीट्यूट, ऐसी चीज़ें सरकार ने लागू कर दी है। और साथ साथ में अब लोग को जो है प्राइमरी हेल्थ केयर पे भी फोकस कर रहे हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए क्या करा गया, सॉरी पहले तो अभी हम स्कूल से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो स्कूल का आप बात कर सकते हो तो देखो नंबर ऑफ कॉलेज 1951 में 1750 थे, बाद में बढ़ गए। तो नंबर की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट, टीचर और कॉलेज और डेस्क, बल्ब, पंखे सबकी संख्या बढ़ेगी क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। तो ये डेटा आप देख सकते हो कि उन्होंने दिया है मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ये मैंने नहीं बनाया, 2021 और 22 का डेटा है, ये आपकी बुकों में नया भी हो सकता है पर ये नया ही है। फिर उसके बाद हेल्थ के ऊपर फोकस करी जा रही है। अब देखो हेल्थ का भी जरूरी है भैया, अगर खाना नहीं खाओगे तो फिर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है नहीं बन पाएगी, यानी कि अच्छी जनसंख्या नहीं बन पाएगी। तो हेल्थ केयर पे फोकस करा गया कि कोई बीमार ना पड़े। इसके लिए हम लोगों ने हॉस्पिटल्स की संख्या अच्छी बनाई, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, बेड्स, डॉक्टर, मेडिकल काउंसिल, नर्सिंग पर्सनल, MRI जो भी था ना, इनकी जनसंख्या हमने बढ़ाते गए हम लोग, ताकि जनसंख्या जो है अच्छी खासी पढ़ी लिखी समझदार होती चली जाए। सो गाइज, ये था आपका सेकंड पार्ट में। आई होप यू गॉट द सो मच इन्फॉर्मेशन रिलेटेड द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या बढ़ रही है तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ना चाहिए। क्या आप लोगों को एजुकेशन और हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो सरकार यहाँ आपकी मदद कर सकती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। बिफोर लाइकिंग द वीडियो डोंट गो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो।